अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ मोहम्मद जुनैद। शहजाद इकबाल साहब की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी में कर रहा हूँ। आज ये प्रोग्राम मुल्क की सियासी सूरत हाल पर जारी जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा भी है। मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में किसकी हुकूमत होगी, कौन वज़ीर आला रहेगा, पिछले तकरीबन 5 माह से मामला डेडलॉक का शिकार है, जबकि 17 जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन और कल वज़ीर आला के इलेक्शन के बाद भी इसका कोई हतमी और मुस्तकिल नतीजा सामने नहीं आ सका है। कल पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के इंतखाब के नतीजे में हमजा शहबाज वक्ती तौर पर कामयाब हो गए। उन्होंने अपने अहदे का हल्फ भी उठा लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में होने वाली आज की समाअत के बाद ऐसा लगता है कि हमजा शहबाज शायद वज़ीर आला के अहदे पर कायम ना रह सकें, लेकिन इसका हतमी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही मुनहसर है। सुप्रीम कोर्ट ने आज परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। हमजा शहबाज की तैनाती पर अमलन स्टे ऑर्डर दे दिया गया है और सूरत हाल दोबारा 21 जुलाई वाली पोजीशन पर चली गई है, या फिर हमजा शहबाज के मामले पर 1 जुलाई वाली पोजीशन पर चली गई है। जब हमजा शहबाज के बारे में कहा गया है कि वो बतौर ट्रस्टी वज़ीर आला पंजाब के अहदे पर तैनात रहेंगे। पंजाब असम्बली की 20 खाली सीट्स पर ज़िमनी इलेक्शन के बाद कल वज़ारत आला का इंतखाब हुआ था, जिसमें नून लीग के उम्मीदवार हमजा शहबाज ने 179 और PTI के उम्मीदवार परवेज़ इलाही ने 186 वोट हासिल किए। मगर मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात के ख़त की बुनियाद पर डिप्टी स्पीकर ने मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट पंजाब असम्बली के इस इजलास में मुस्तरद कर दिए और हमजा शहबाज वज़ारत आला का इलेक्शन इस तरह से जीत गए। डिप्टी स्पीकर दोस्त मदारी की इस रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की आड़ लेकर वोट शुमार नहीं किए। वो हिस्सा बताए कहा है जिस पर इरफान कादिर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार नहीं होंगे। डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की रोशनी में ही वोट शुमार न करना दुरुस्त समझा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा कि डिप्टी स्पीकर ने पैरा 3 पर इंसार करके क्या समझा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट शुमार नहीं होगा, जिस पर वकील इरफान कादिर ने कहा कि डिप्टी स्पीकर समझे कि पार्टी सरबराही पार्लिमानी पार्टी की सरबराही भी करते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बादी नज़र में हमजा शहबाज का वज़ारत आला का ओहदा गहरे ख़तरे में है। ऐसा लग रहा है कि डिप्टी स्पीकर ने हमारे फैसले के खिलाफ रूलिंग दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया कि पीर तक हमजा शहबाज ट्रस्टी वज़ीर आला रहेंगे। वज़ीर आला के इख्तियारात महदूद रहेंगे। तमाम तकर्रियाँ मेरिट पर होंगी, मेरिट से हट कर तकर्रियाँ हुई तो कलअदम कर देंगे। वज़ीर आला सियासी फ़ायदे के लिए कुछ नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का वज़ीर आला पर चेक रहेगा। पीर को सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में इस केस की समाअत करेगी। मगर नून लीग ने इस मामले को लेकर अदलिया पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है, जो कि एक नई पेशरफ्त है। मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि उनके केसेस की समाअत मखसूस जजेस के बजाय फुल कोर्ट करे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जिन जजेस ने हमारी क़यादत के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए उन्हें हमारे केसेस के बेंचेस में शामिल नहीं होना चाहिए। जबकि मरियम नवाज़ ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला इस अदालती फ़ैसले से शुरू होता है, जिसके ज़रिए आइन की मनमानी तशरीह करते हुए अपनी मर्ज़ी से वोट देने वालों के वोट ना गिनने का हुक्म जारी हुआ। आज इसकी एक नई तशरीह की जा रही है ताकि अब भी उस लाडले को फ़ायदा पहुँचे जिसे कल फ़ायदा पहुँचा था। मरियम नवाज़ ने कहा कि अगर इंसाफ के ऐवान भी धौंस धमकी बदतमीज़ी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के ज़रिए मखसूस फ़ैसले करते हैं, अपने ही दिए फ़ैसलों की नफ़ी करते हैं, सारा वज़न तराजू के एक ही पलड़े में डाल देते हैं, तो ऐसे एक तरफ़ा फ़ैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे ना रखी जाए। बहुत हो गया। PTI की तरह मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी अदलिया समेत इदारों पर दबाव बढ़ाने का सिलसिला शुरू हो गया है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कुछ ही रोज़ पहले साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर PTI के सीनियर रहनुमाओं ने अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलतियों से इबारत है। एक वाक़े के ऊपर तो जजेस का ज़मीर जाग जाए और दूसरे के ऊपर सोता रहे, ये भी बड़ा सिलेक्टिव सा ज़मीर है। PTI 2/3 अक्सरियत के साथ आएगी तो इस जजमेंट को हम उस असम्बली से क्वैश करवा देंगे और ये जजमेंट पार्लियामेंट में पेश होगी और पार्लियामेंट फिर फैसला करेगी अगर जजेस आइन तोड़े उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। सियासी फ़ैसले हैं वो सियासी मैदान में होने दें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फवाद चौधरी कह रहे थे कि अदालती फैसले को आने वाली पार्लियामेंट से कलअदम करार दिया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट को खून लग गया है और अब नून लीग कह रही है कि वो एक तरफा फैसलों के सामने सर नहीं झुकाएगी। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि अब फवाद चौधरी मुस्लिम लीग नून के इन ताज़ा बयानात पर कह रहे हैं कि स्ट्रांगली कंडेम PMLN ट्रेंड अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। 23 जुलाई की उनकी ट्वीट है। इस पूरी सियासी गहमा गहमी में एक नई अहम पेशरफ्त सामने आ रही है और उसी पर हम प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी है कि एक अरसे से जारी सियासी डेडलॉक तोड़ने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने नर्म मदाखलत का फैसला किया है। अंसार अब्बासी साहब के ज़राए
ने बताया है, उन्होंने दावा किया ज़रा के हवाले से कि इस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाएगी। इस्टेब्लिशमेंट ने नर्म मदाखलत का फैसला मुल्क की मईशत की तबाह होती सूरत हाल के पेश नज़र किया है। अंसार अब्बासी साहब ने इस इम्कान का भी इज़हार किया है कि अक्टूबर तक मुल्क में इलेक्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच साहब ने भी दावा किया कि इमरान खान भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और इम्कान है कि इमरान खान सदर मुमलिकत को ख़त लिखेंगे। और सुहेल वड़ाइच साहब ने ही ये बात जियो न्यूज़ को बताई कि जिस वक्त उनकी मुलाकात हुई तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से, उस वक्त सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तान के मुजीबुर रहमान शामी साहब भी उस मुलाकात में मौजूद थे। तो इस वक्त इस प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर सहाफ़ी एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी साहब भी मौजूद हैं। अंसार अब्बासी साहब, किस हद तक इस पर गौर व फिक्र किया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ये किरदार अदा करेगी, मुज़ाकरात की मेज़ पर लाएगी इस नतीजे को हासिल करने के लिए कि मुल्क की माशी मसाइल हल हो सकें और फिर इलेक्शन के हवाले से फ़ैसला हो सके? क्या ये मदाखलत का या क्या ये इक़दामात का फ़ैसला हो चुका है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, या इस पर सिर्फ अभी गौर किया जा रहा है? देखें, मेरा ख्याल है कि जुनैद, जिस वक्त ये ख़बर मैंने ब्रेक की तो आप ही होस्ट कर रहे थे जियो पे जी, और मैंने आपको ये कहा था कि ये कंसिड्रेशन है इस किस्म की, और वो यही वाली बात कि जी जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जैसे पहले फैसिलिटेशन, आल्दो मैंने जो वर्ड यूज़ किया था कि जी सॉफ्ट इंटरवेंशन, ज़ाहिर है दैट वाज वो मेरे अल्फाज थे, लेकिन एनी हाउ इंटरवेंशन वही वाली बात फिर मैंने आपको मिसाल भी दी थी कि जिस तरह रिसेंट पास्ट में फैसिलिटेशन की 2 दफ़ा उन्होंने उस वक्त की गवर्नमेंट और आज की जो अपोजिशन है जब ये गवर्नमेंट में थी उनको बिठाने की कोशिश की। फिर दोबारा 25 मई को मैंने आपको बताया था कि फिर दोबारा उन्होंने बिठाया और वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत अहम नुमाइंदा भी उनके दरमियान बैठा था। तो अब दोबारा चूँकि जिस किस्म का हालात हैं पाकिस्तान में, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और वो तो चले एक साइड है, लेकिन उसकी वजह से जिस किस्म की जो मईशत के बुरे हालात होते जा रहे हैं और कोई कंट्रोल नहीं हो रहा मईशत के ऊपर, तो उसके कंसिक्वेंस में बिकॉज आप इनडिफरेंट नहीं रह सकते। तो मेरी इतलात ये हैं कि वो ज़ाहिर है इट इज़ अंडर कंसिडरेशन कि जी ये फैसिलिटेशन की जाए और ताकि दोनों साइड्स बैठ के तो अपना फ़ैसला कर लें। और फिर इलेक्शंस के, और चूँकि इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर भी हुआ, और फिर इमरान खान साहब ने भी आपने देखा कि उन्होंने DGISPR को कोट करके डिनाई किया। आल्दो मेरी DGISPR से बात हुई और उन्होंने मुझे ये कहा कि जी उन्होंने उनको कहा कि उनको कोर्ट नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन एनी हाउ मैं आपको ये बता दूं कि वो जो इलेक्शंस वाली बात थी वो मैंने आपको कहा था कि मैं देख रहा हूं जो हालात हैं और जो मेरी इतलात हैं उनके मुताबिक अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। अभी भी मैं आपको यही कह रहा हूं कि जिस किस्म के पाकिस्तान के इकॉनमी के हालात हैं और ये कंट्रोल अगर नहीं कर सकी ये गवर्नमेंट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि मुझे लग नहीं रहा कि ये कंट्रोल कर सकेंगे। तो और ये जो हमारी इकॉनमी के अदम इस्तेहकाम है और जिस किस्म के हालात ख़राब हो रहे हैं, इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर एवरी पाकिस्तानी। जब सब लोगों की परेशानी है तो डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट भी इसके ऊपर परेशान है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं। तो अब ये है कि जी एक फैसिलिटेशन हो जाए दोनों साइड्स बैठ के, बिकॉज दोनों बैठते ही नहीं एक दूसरे के साथ, और ख़ास तौर पे अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब रजिस्ट करते हैं कि जी मैंने बैठना ही नहीं। अगर आप दोनों साइड्स बैठेंगे नहीं तो मुझे बताएंगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और फिर आपस में बैठ के आप फैसला कर लें आप इलेक्शन कब होने हैं, किस किस्म का फैसला करना है, और फिर आपने जो दूसरी बातें कि रिफॉर्म्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, और प्लस इकॉनमी के ऊपर एक यूनिफाइड किस्म का एक स्टांस वहाँ पे आना चाहिए। ये कंसर्न सबका है और ये कंसर्न इस्टेब्लिशमेंट का भी है। सो ये जो लोग कुछ कह रहे हैं, आए 100% मैं स्टैंड बाय करता हूँ जो मैंने कहा, जो मेरी स्टोरी थी। हाँ, उसकी कुछ चीज़ों को अगर कोई अपने लिहाज से इंटरप्रेट करता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन लेट मी अश्योर यू ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ माई स्टोरी जो मैंने आपके साथ ब्रेक की, आई स्टैंड बाय इट। मुजीबुर रहमान शामी साहब, आपकी मुलाकात हुई चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से, और वो अक्सर भी करते रहे माजी में भी, और अब भी उन्होंने रियासती इदारों से मदाखलत की अपील की है। उन्होंने सवाल आज उठाया कि वो सवाल ये करते हैं कि कब तक रियासती इदारे इंतज़ार करते रहेंगे और जो माफिया बरसर इक़्तिदार है उसके ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं करेंगे। तो आपकी जो मुलाकात थी इमरान खान साहब से, उसमें इस बारे में बात हुई कि रियासती इदारे या इस्टेब्लिशमेंट कोई किरदार अदा करे सियासी जमातों को मुज़ाकरात के लिए आमादा करने पर, और फिर उन मुज़ाकरात में पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर बात की जाए? देखिए जुनैद साहब, जहाँ तक ताल्लुक़ है अंसार अब्बासी साहब की खबर का, तो हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर एस्टेब्लिशमेंट में ये सोच डेवलप हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान कोई लावारिस बच्चा जो नहीं है कि ये इसकी मईशत तबाह होती रहे
इसकी सियासत जो है वो तबाह होती रहे और हम कोई इस तरफ तवज्जो न करे और सब खामोश तमाशाई बनकर बैठे रहे। लेकिन जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, ये सुहेल बराज साहब और मैं इमरान खान साहब से अपने तौर पर मिले थे और हमने उनसे तबादला ख्याल किया और उनके साथ हमारी गुफ्तगू जारी रही और हमने उनसे अर्ज़ किया कि उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए। वो एक बड़े सियासी लीडर हैं, उनके स्टेक्स भी बड़े हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं, तो उनको चाहिए कि हम जो हमारी अपोजिशन है उसके साथ कोई बातचीत का रास्ता निकालें। और ये जो मौजू जो है बातचीत का, वो इकोनॉमी होना चाहिए, नए इलेक्शंस होने चाहिए और आर्मी चीफ जो है उसका तकर्रुर होना चाहिए कि वो कैसे होगा, किस तरह होगा और क्या उसके लिए तरमीम करने की ज़रूरत है कवायद और दवाबत में। तो ये 3 नुक्ते हैं जिन पर एक कंसेंसस डेवलप करने की ज़रूरत है। तो इमरान खान साहब ने असूली तौर पर हमारी बात से इत्तफाक किया और वो उन्हें एतराज़ भी था अपने मुखालिफ सियासतदानों के बारे में। वो गुफ्तगू भी कुछ करते रहे, एतराज़ात भी करते रहे, उनके किरदार के बारे में भी बात होती रही, लेकिन बिलाखिर वो इस नतीजे पर पहुंचे हमारे साथ कि इन 3 नुकात के गिर्द जो है बातचीत हो सकती है और राब्ता भी हो सकता है। और हमने उनसे ये गुजारिश की कि वो सदर मुमलकत जो है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, अब उनकी पोजीशन ऐसी है कि उन्हें इसमें पेशरफ्त करनी चाहिए, उनसे राब्ता होना चाहिए। और हमें ये तासुर मिला कि खान साहब जो हैं वो उनको इस हवाले से खत भी लिख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर सदर आरिफ अलवी जो है वो तैयार हो जाएं तो ये बातचीत आगे बढ़ सकती है, मामला आगे बढ़ सकता है। ये मुल्क तो हम सब का है, हमने ही इसको संभालना है। अगर हम सारे बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ धरकर और मुल्क को नुकसान पहुंचता रहेगा तो फिर कौन होगा जो इस किश्ती को निकालेगा मझधार से। तो इसलिए हमें तवक्को है और हमने ये उनसे गुजारिश की है तो इस सारी सूरत हाल पर गौर करें और कोई हिकमत अमली तय करें। और हमारा तासुर यही है कि ये बर्फ पिघली है उनकी तरफ और इसका अच्छा नतीजा जो है बरामद हो सकता है। बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब, बहुत शुक्रिया अंसार अब्बासी साहब प्रोग्राम में आपके वक्त के लिए। हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून का रवैया अचानक जारहाना क्यों हो गया है और वो इसका दिफा कैसे करेगी। चूँकि चंद ही माह पहले जब अप्रैल के महीने में 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसे मुस्लिम लीग नून ने तारीखी करार दिया। इससे भी ताबीर किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने नज़रिया ज़रूरत को दफन कर दिया है। मुस्लिम लीग नून की इस हिकमत अमली की वजह क्या है और आगे मुस्लिम लीग नून का लाहेअमल क्या होगा, बात करेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से। राना साहब शुक्रिया आपके वक्त का। ये राना साहब, शाम में जब आपकी ट्वीट देखी मरीम नवाज साहिबा की, ख्वाजा साद रफ़ीक, आबिद शेर अली की, तो काफ़ी हैरत हुई कि इतनी शदीद आपकी तरफ से तनकीद की जा रही है सुप्रीम कोर्ट पर और मखसूस जज साहिबान का नाम लेकर आप एतराज़ात उठा रहे हैं। अभी 3 माह पहले ही तो मुस्लिम लीग नून खुश खुरम थी और जश्न मना रही थी सुप्रीम कोर्ट के 7 अप्रैल के फैसले पर, जिसमें ये जज भी शामिल थे जो आज जज समाअत कर रहे हैं इस मामले की। तो किस तरह से आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये जारहाना हिकमत अमली होगी मुस्लिम लीग नून की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ? देखें, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट्स के जो फैसले हैं वो फैसले जो है वो यानी एक पूरी कौम के सामने एक खुली किताब के तौर पे जो है वो मौजूद होते हैं। उनकी तज़हीक करना और किसी भी मुअज़्ज़ज़ जज के ख़िलाफ़ कोई ऐसे रिमार्क्स पास करना जिनसे उनकी डिसरिस्पेक्ट जो है वो सामने आती हो, ये तो हमेशा से जो है वो कानून है, समझा गया है कि ये नामुनासिब है। लेकिन एक वैलिड जो ऑब्जेक्शन है वो हर लिया जा सकता है और वो इससे पहले भी हम इन चीज़ों की जो है वो निशानदेही करते रहे हैं। और ये एक बड़ी ही जो है वो एक आला रवायत है हमारी आला और अदालत उज़्मा की कि अगर एक मुअज़्ज़ज़ जज किसी फ़रीक के ख़िलाफ़ किसी केस में फ़ैसले का जो है वो बेंच का हिस्सा हो और वो उस फ़रीक के ख़िलाफ़ फ़ैसला करे, तो बाद में जो दूसरे मुकदमात में जिनमें वही फ़रीक हो तो उनमें जो है वो जजेस जो है वो
नहीं बैठते। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ देखने में आई है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को, जो कि हमारे पार्टी लीडर हैं, उनको जो सज़ा दी गई थी कामा के ऊपर और तनख्वाह ले सकते हैं, ली नहीं है, तो इसके ऊपर तो मामला ये है कि उस वक्त से वो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो PMLN के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ फ़ैसलों का हिस्सा रहे हैं, उसकी लीडरशिप को जो है वो ऐसी सज़ाएं देने में जिनके मतलब जो है वो बाद में बहुत ज़्यादा जो है वो एतराज़ात भी सामने आए हैं, सिर्फ हमारी तरफ से नहीं बल्कि कानून दान और बार्स की तरफ से और कानून का इदराक रखने वाले जो है वो लोगों की तरफ से। अच्छा, तो ये चीज़ें जो हैं, ये इनको अगर आप सामने रखें और फिर आप देखेंगे ये जो 63A की जो तशरीह आई है, जो फ़ैसला आया है, जिस फ़ैसले को समझा गया और PTI ने इसके ऊपर बड़ी खुशियाँ मनाई कि जी वो उनको इस फ़ैसले में जो है वो बड़ी जो है वो रायत मिली है, और इसी फ़ैसले की बुनियाद के ऊपर हमारे 25 वोट जो है वो काटे गए। इसी फ़ैसले की बुनियाद पे हमें दोबारा पंजाब में इलेक्शन में हमजा शहबाज शरीफ को जो है वो आना पड़ा। इसी फ़ैसले की बुनियाद के ऊपर जो है वो 20 जो जनरल सीटें थी उनके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन हुआ। तो उस फ़ैसले में उस फ़ैसले को तमाम जो है वो बार्स ने और तमाम कानून की फ़हम और इदराक रखने वाले लोगों ने कहा कि ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है। उन्होंने रिस्पेक्टफुली इस फ़ैसले से जो है वो डिस्टेंस किया और एतराज़ किया, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बाकायदा जो है वो रिव्यू पिटीशन भी दायर की कि ये फैसला तो साहब जैसे आप बात कर रहे हैं को रीराइट करने के मुतरादिफ है। जैसे आप बात उसी फैसले के ऊपर हमारे ख़िलाफ़ जो है वो सारा कुछ हो गया है। अब अगर उसी फैसले की रूह से अगर हमें बेनिफिट पहुंचा है 10 वोटों का, 25 वोट हमारे काटे गए थे, अब 10 का हमें फ़ायदा पहुंचा है, तो रात जो है वो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री जो है वो को रात 10-11 बजे खोली गई है। साहब अब मेरी बात अगर आप सुनिएगा कि आप 17 होता रहा, आप 17 मई के केस के हवाले से तनकीद करेंगे, शायद समझ आ जाए। आप अब सुप्रीम कोर्ट जो समाअत कर रही है उस पर तनकीद करेंगे या तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे, शायद समझ आ जाए। लेकिन आपकी ट्वीट है, The judges who gave verdicts against our leadership in the name of Black Law Dictionary and receivable income should not be part of the benches hearing our cases। ये तो सब मामला राना साहब 2017 के हैं। और फिर साद रफ़ीक साहब की ट्वीट है, पानामा 1 पूरी कौम ने भुगता, पानामा 2 मंजूर है ना कबूल है, पानामा एक फसाना था, कानून का बहाना था। तो ये 2017 में हुए, आपके लीडर को भी सज़ा तब सुनाई गई, आपके लीडर चले गए, लेकिन आपकी जमात की हुकूमत थी, सदर भी आपके थे, वज़ीर आज़म भी आपकी जमात के रहे, तब तो इन जजेस के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई आपने नहीं की, रेफरेंस कोई नहीं भेजा। 5 बरस बाद एक बार फिर याद आ गया मुस्लिम लीग नून को कि क्या हवाला था जजेस का, उस पर तनकीद करनी है। नहीं देखें, जजेस की जिस तरह से मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि जजेस के फ़ैसले के ऊपर जो है वो एक कानून के दायरे में रहते हुए जो है वो बात हो सकती है। लेकिन जजेस को के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करना जो है उसके तो हम हमेशा से जो है वो ख़िलाफ़ रहे हैं। और ये पिछले दौर में जब एक सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज के ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस भेजा गया तो हमने उसको उस वक्त उसकी जो है वो मज़म्मत की थी। लेकिन अब मामला ये है कि देखिए, जो हमारे सहाफ़ी भाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, जो यानी पहले से जो है वो ये गुफ्तगू होनी शुरू हो जाती है कि जी ये केस आया है, इसमें क्योंकि ये फ़ैसला जो है वो दरकार है तो इसलिए अब ये बेंच बनेगा, ये बेंच बनेगा तो इससे ये फ़ैसला आएगा। अब ये बेंचेस का बनना क्या, एक मखसूस बेंच जो है वो सिर्फ़ ये हमारे लिए मुख्तस कर दिया गया है कि हमारे सारे मामला जो हैं वो इसी बेंच में लगेंगे और इसी बेंच में जो है वो हमारे ख़िलाफ़ जो है वो सारे फ़ैसले जो है वो होंगे। और जो हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले हुए हैं, हमारे ख़िलाफ़ इस हद तक, यानी एक यहाँ पे जो है वो लाहौर की मकामी अदालत में जो है वो वज़ीर आज़म होने के बावजूद एक झूठे केस में जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो पेश हो रहे हैं, पेश होते रहे हैं। उनकी वहाँ पे बेल थी, उनकी बेल जो है वो कंफर्म हो गई। एक जज साहब ने अगले दिन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में उन्होंने प्रोसिक्यूटर को कहा कि कल एक इतने बड़े मुलज़म की जो है वो ज़मानत कंफर्म हो गई है वहाँ, तो आप क्या करते रहे।
ये वाकया तो हमारे इल्म में है राना साहब, लेकिन फिर यही जजेस तो फिर अप्रैल 2022 में भी थे ना। ये फिर वाकयात जब एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, और जब जो है वो जब बार एसोसिएशन बात कर रही हैं, कानूनदान बात कर रहे हैं, जो सहाफ़ी जो है वो कवर कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, वो जुडिशल कमीशन के अजलास की अंदरूनी कहानियाँ जब बाहर आ रही हैं, और जब इस किस्म की वहाँ पे ग्रुपिंग जो है और वहाँ पे जो खींचा तानी है वो जो है वो जब सामने आ रही है, और जब बेंचेस के बनने और बेंचेस के फैसलों के मतलब पहले से जो है वो प्रेडिक्शंस हो रही हैं, तो आप मुझे फिर बताएं कि क्या फिर हमें बतौर साइल के जब फिर इस किस्म की सूरत हाल का सामना होगा तो क्या हम इन अल्फाज में भी रिस्पेक्टफुली जो है अपनी ये सबमिशन भी नहीं कर सकते कि जनाब हमारा जो केस है इसकी समाअत के लिए फुल बेंच जो है वो तश्कील दिया जाए, ताकि वो ग्रुपिंग का जो है वो तसर जो है उस ग्रुपिंग की वजह से जो है वो हमारे खिलाफ जो है वो कोई मामला ना हो। ये तो किसी ने कहा ही नहीं ये आज राना साहब देखिए जी, ये तो देखिए ये तो किसी ने नहीं कहा कि आप एतराज़ नहीं कर सकते। सवाल ये हो रहा है कि अप्रैल 2022 में भी तो राना सलमान साहब यही जजेस थे। उस वक्त भी जो फैसले, जिन फैसलों का जिक्र मैंने अपनी ट्वीट में या अपना ख्वाजा साद रफीक साहब ने दिया है, आप उन फैसलों के आने के बाद ठीक है हमने एक कानून और रूल्स के दायरे में रह के जो है वो बात की है, लेकिन हमने बात उस वक्त भी की है, उस वक्त भी हमने कहा है कि ये जो अकामा में जो सज़ा दी गई है, जो ब्लैक डिक्शनरी से जो मीनिंग निकाले गए हैं कि तनख्वाह ले सकते थे, ली नहीं है, लेकिन रिसीवेबल एसेट्स है और लिहाजा आपको जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए जो है वो नाहिल करार दिया जाता है। जब अपना जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को प्रेसिडेंट से, पार्टी प्रेसिडेंट से हटाया गया था, वो फैसला पढ़ के देख लें। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, उसमें ये देख लें कि पार्टी हेड की डायरेक्शन जो है उसको जो है वो हतमी करार दिया गया है। अब ये जो फैसला हुआ है जिसमें 25 लोगों को जो है वो डी सीट किया गया है, उसमें असद उमर का लेटर है और पार्टी हेड इमरान खान की जो है वो डायरेक्शन है। अच्छा राना साहब, वो डायरेक्शन जायज़ थी, उसके ऊपर 25 लोग जो है वो डी सीट हुए। अब जो है वो कहा जा रहा है कि जी ये 10 लोग जो पार्टी हेड की डायरेक्शन पे डी सीट हुआ है, ये गलत है। राना साहब इसलिए हमने जो है वो मौजूदा आप बेंच से जो आपका मौक़िफ़ है, हमने ये रिक्वेस्ट की है कि हमारा केस जो है इसे फुल बेंच सुने। तो आपने तो एक मुहिम शुरू कर दिया आपकी पार्टी के रहनुमाओं ने। मैं इसलिए आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ, सुनिएगा तहम्मुल से, कि अब जो तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली थी वही लग रहा है इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली है। चूँकि फवाद चौधरी साहब अभी कुछ दिन पहले जो फैसला आया है डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ फैसले पर तफसीली फैसला आया है, उस पर फवाद चौधरी कह रहे थे अदालती फैसले को आने वाली पार्लियामेंट से कलअदम करार दे दिया जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट को खून लग गया है। अब फवाद चौधरी आपके अरकान की जानिब से जो ट्वीट्स की गई उस पर कह रहे हैं स्ट्रांगली कंडेम PML एंड ट्रेंड अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो आप अपने हक में फैसलों पर तो सुप्रीम कोर्ट के हामी नजर आए, अगर यही जजेस तब भी मौजूद थे तो आपको एतराज़ करना चाहिए था। अब अगर सुप्रीम कोर्ट डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग को नहीं कबूल करती, उसको कलअदम करार देती, क्या करेगी मुस्लिम लीग नून? देखिए हमें तो इस बेंच से इंसाफ की तवक्को नहीं है। हम ऑन रिकॉर्ड ये बात जो है वो सबमिट करते हैं कि ये बेंच जो है, मौजूदा बेंच जो है, मैं किसी जज का जो है वो नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन हम ये समझते हैं, हमारी पार्टी का ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि इस बेंच से हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है। हमने आज भी ये रिक्वेस्ट की है कि फुल बेंच जो है वो इस केस की जो है वो समाअत करे, और फुल बेंच जो है वो ऐसे केसेस की समाअत इससे पहले जो है वो करता रहा है, और मंडे को हम बाकायदा जो है वो तहरीरी तौर पे भी जो है ये एक दरख्वास्त दायर करेंगे कि ये बेंच जो है, क्योंकि हमें इससे इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो इसलिए फुल बेंच जो है वो इस केस की समाअत करे। राना साहब, एक बड़ी खबर ज़ाहर अब्बासी साहब ने दी है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक मदाखलत यानी नर्म मदाखलत के बारे में फ़ैसला कर रही है, जिसका मकसद ये होगा कि सियासी जमातों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए, और उसके 3 मकासद हो सकते हैं कि
मुआशी तौर पर इत्तेफाक पैदा किया जाए, इलेक्शन पाकिस्तान में कब होने हैं अगले उसका फ़ैसला किया जाए और आर्मी चीफ़ की तैनाती पर बात की जाए। आपकी जमात जो इत्तेहादी इस वक्त इक़्तिदार में है, उनकी जमात में आपकी जमात मरकज़ी जमात है, आपके इल्म में है कि इस तरह की कोई कोशिश की जा रही है, इस तरह की कोशिश के लिए कोई फ़ैसला किया जा रहा है? देखिए, इस तरह की कोशिश जो है वो एक, इसे नरम मुदाखलत कह लें या सजेशन कह लें, इस तरह की जो है वो मुदाखलत जब अदम एतमाद की तहरीक जो है वो के ऊपर काम जारी था उस वक्त भी हुई थी, और उस वक्त भी एक तजवीज़ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू जो है वो अपोजिशन इत्तेहाद को, उस वक्त के अपोजिशन इत्तेहाद को जो है वो दी गई थी कि जी आप जो है वो ये असम्बली जो है वो डिज़ोल्व करके अर्ली इलेक्शन जो है वो इमरान खान करवाने को तैयार हैं, तो इसके ऊपर जो है वो आप बात करें। तो उस बात को जो अपोजिशन इत्तेहाद उस वक्त है उसने जो है वो नहीं तस्लीम किया था, और उन्होंने कहा था कि हम इस मरहले के ऊपर इस वक्त जबकि हम जो है वो मोशन मूव कर चुके हैं तो हम इसे वोट आउट करेंगे। तो इस वक्त अगर कोई इस किस्म की बात चल रही है तो वो हमारे इल्म में तो नहीं है, लेकिन अपोजिशन में जो अपोजिशन जो इत्तेहाद उस वक्त था और आज इत्तेहादी हुकूमत है, हम लोग तो हमेशा से सियासी डायलॉग पे ऊपर यकीन रखते रहे हैं, और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मियाँ शहबाज शरीफ ने जो उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि मुल्क की इकॉनमी के हालात ख़राब हैं, आएँ बैठे हम आपके साथ बैठ के चार्टर ऑफ इकॉनमी करने को बिल्कुल याद है हमें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा, इन्होंने आगे से गालियाँ निकालनी शुरू कर दी, तो वो तो अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं है, वो तो अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। उन्होंने तो पिछले पौने 4 साल में अपोजिशन लीडर को लीडर ऑफ द हाउस होते हुए उन्होंने फ़ोन तक करना गवारा नहीं किया। ठीक, राना साहब, अगर अब ऐसी तजवीज़ आती है कि अक्टूबर 2022 में इंतखाबात करवा लिए जाएँ तो उस पर क्या तैयार होगा हुक्मरान इत्तेहाद? नहीं, हुक्मरान इत्तेहाद किसी शर्त के तहत जो है वो मुज़ाकरात करने पर तैयार नहीं होगा। मुज़ाकरात जो है वो एक सियासत का हिस्सा है, उसके ऊपर तो मैं समझता हूँ कि किसी को शायद एतराज़ नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, लेकिन मशरूत मुज़ाकरात या शर्त तय करके कि जी इस पे आप बात करें, मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर जो है वो हुकूमती इत्तेहाद जो है वो इत्तफाक करे। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, प्रोग्राम में आपके वक्त के लिए। हमने बात की वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से। पंजाब में एक नया आईनी बहरान सामने आता नज़र आ रहा है, चूँकि पंजाब असम्बली में जो कार्रवाई हुई, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, और फिर आज जो समात हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कुछ रिमार्क्स दिए गए हैं, कुछ हिदायत दी गई हैं वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से मुतल्लिक। एक अहम तरीन रिमार्क्स जो सामने आए वो यही थे चीफ जस्टिस की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि बादी नज़र में हमजा शहबाज का वज़ारत आला का ओहदा गहरे ख़तरे में नज़र आ रहा है। जो डिप्टी स्पीकर ने बुनियाद बनाया सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को वो ये था कि पार्टी सरबरा के फ़ैसले के मुताबिक पार्टी अरकान अपने वोट का हक इस्तेमाल करते हैं और उस उम्मीदवार को वोट कास्ट करते हैं जिसको वोट देने का फ़ैसला पार्टी सरबरा की जानिब से किया गया, और इससे मुतालिक हिदायत जारी की गई हों। लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से और मुस्लिम लीग काफ की तरफ से जो आज मौक़िफ़ था सुप्रीम कोर्ट में उससे मुख्तलिफ था। लेकिन जो समात हुई उसमें ये सवाल भी पूछा गया कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मज़ारी ने किस हिस्से पर इन्हिसार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर ये रूलिंग दी, जिसके नतीजे में उन्होंने मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट मुस्तरद किए। इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान के 2 सीनियर कानूनदान जो सेनेटर्स भी हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कि वफाकी वज़ीर कानून हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं, और बैरिस्टर अली ज़फ़र मारूफ कानूनदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, वो भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। आप दोनों शख्सियात का शुक्रिया। अली ज़फ़र साहब, सुप्रीम कोर्ट की आज की समात से पहले क्या ये बात इस्टेब्लिश नहीं हो चुकी थी? 17 मई 2022 को जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुनाया गया उसमें जो तहरीक इंसाफ की प्ली थी कि पार्टी के सरबरा की हिदायत पर ही फैसला होता है कि किस उम्मीदवार को वोट देना है, नहीं असद उमर साहब का ख़त हो या फिर इमरान खान साहब की ट्वीट हो, उसी में वो पार्टी सरबरा की हैसियत से हिदायत देते नजर आए उन अरकान को कि वो किस उम्मीदवार के लिए वोट कास्ट कर सकते हैं, किस उम्मीदवार के लिए वोट कास्ट नहीं कर सकते। इससे पहले माजी में कभी ऐसा हुआ भी नहीं, और हालिया दिनों में भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से खबर आई हो कि पार्लिमानी लीडर ने तहरीक इंसाफ के फैसला किया है कि इस उम्मीदवार को फैसला वोट कास्ट किया जाएगा।
इमरान खान साहब के हवाले से खबर आती है, उन्हीं का बयान सामने आता है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं अली जफर साहब। जी देखें, आर्टिकल 63A के बारे में हम बात कर रहे हैं। आर्टिकल 63A 2 हिस्सों में है। एक पहला हिस्सा कहता है कि सबसे पहले एक पार्लियामेंट्री पार्टी है और पार्लियामेंट्री पार्टी ने फैसला करना है कि चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में किसको वोट करना है। ये इसका पहला हिस्सा है। उसमें पार्टी हेड का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ ये कहा गया है कि पार्लियामेंट्री पार्टी ने फैसला करना है कि वोट किसको देना है। उसके बाद दूसरा हिस्सा ये है कि पार्लियामेंट्री पार्टी ने जो फैसला किया है, अगर उसकी कोई खिलाफ वर्जी करता है तो फिर उसका वोट नहीं काउंट किया जाएगा और वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएगा। और फिर उसका तीसरा हिस्सा है कि पार्टी हेड जो है वो फैसला करेगा कि, और या वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा कि जिसने खिलाफ वर्जी की है पार्लियामेंट्री पार्टी के डायरेक्शन की और उसके खिलाफ वोट किया है, उसको शो कॉज देने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास वापस भेजेगा। ये आर्टिकल 63A कहता है। इस आर्टिकल 63A की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले फैसले में तशरीह कर दी और उन्होंने भी ये कहा, जो आर्टिकल 63A कहता है, कि उसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसने फैसला करना है, उसमें पार्टी हेड का जिक्र नहीं है, ना आर्टिकल 63A में ना इसका जजमेंट में। अब जो काफ लीग है इस वक्त, उसके 10 मेंबर है। पार्लियामेंट्री पार्टी काफ लीग जो पंजाब असेंबली में है उसके 10 मेंबर हैं। उन 10 के 10 मेंबरान ने ये फैसला किया कि हमने परवेज इलाही साहब के हक में वोट करना है। वही फैसला उसकी अगर खिलाफ वर्जी कोई करता है तो फिर उसके खिलाफ 63A हो सकता है, लेकिन वो फैसला हमने देखा उस फैसले के बाद कि 10 के 10 अरकान ने परवेज इलाही साहब को ही वोट किया। अब पार्टी हेड बेशक कहते रहे कि मैं किसी और को वोट आप करें, आपने गलत वोट किया। आर्टिकल 63A में उनका कोई ताल्लुक नहीं पार्टी हेड का, वो डायरेक्शन सिर्फ पार्लियामेंट्री पार्टी दे सकती है। और यही चीज आज सुप्रीम कोर्ट बार बार पूछ रही थी रिस्पोंडेंट से, जो डिप्टी स्पीकर साहब के भी जो वकला थे और जो हमजा साहब के भी वकील थे और जो एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल थे, सबको ये पूछ रहे थे अदालत के, आप हमारी जजमेंट में या आर्टिकल 63A में किसी जगह ये दिखाइए ताकि हम समझें कि डिप्टी स्पीकर ने किस तरह फैसला किया था। किसी जगह ये दिखा दीजिए कि जो पार्लियामेंट्री हेड है उसके फैसले की खिलाफ वर्जी पे भी आर्टिकल 63A लागू होता है। आप खुद इतने इंटेलिजेंट हैं माशाल्लाह, आप आर्टिकल 63A खोल लीजिए, उसको देख लीजिए, उसके पहली जो 4-5 लाइनें हैं उसमें यही लिखा है। बल्कि जो डिप्टी स्पीकर साहब के वकील साहब थे वो भी इस बात को एग्री कर रहे थे कि 63A में तो ये साफ लिखा है कि ये पार्लियामेंट्री पार्टी ने ही फैसला करना है और पार्लियामेंट्री फैसले पार्टी के फैसले की खिलाफ वर्जी पे ही आर्टिकल 63A लागू होता है। लेकिन तो इसलिए ये डिप्टी स्पीकर साहब की जो जजमेंट है, अदालत ने फिर अल्टीमेटली ये कहा कि हम बज़ाहिरन हमें नजर आ रहा है, और ये एक बार नहीं कई बार कहा कि बज़ाहिरन हमें नजर आ रहा है कि ये रूलिंग जो है ये आर्टिकल 63A और हमारी पहली जजमेंट के भी खिलाफ है। अली जफर साहब, आपके तो इल्म में होगा ही कि अब ये कानूनी बहस 2 चीज़ों पर मबनी हो चुकी है। एक आपने जैसे जिक्र किया आइन के आर्टिकल का, और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अब बात हो रही है जो 17 मई को दिया गया। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अदालत उसके ऊपर नजरसानी नहीं कर रही क्योंकि उसको चैलेंज नहीं किया गया। तो माजी में तो मिसालें मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों से मुताल्लिक़, कई कानूनदान जो हैं उनकी तरफ से उसका हवाला दिया गया है। जिस तरह के 18वीं तरमीम के हवाले से जो फैसला था उसमें 8 जजेस जिनमें जस्टिस अता बंदयाल भी शामिल है, उनका कहना था कि डिसीजन ऑफ द पार्टी एज हाउ टू वोट हैज़ बीन कन्फर्ड अपॉन द पार्टी हेड। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात हो रही है। क्यों? बिकॉज देयर पर्सनल पॉपुलैरिटी ट्रांसलेट इनटू वोट्स, क्योंकि उनकी जो ज़ाती मकबूलियत है वही पार्टी के लिए बड़ी तादाद में वोट हासिल करने का सबब बनती है। यही नहीं, इसके अलावा जो 2018 में सुप्रीम कोर्ट का केस है जिसमें नवाज शरीफ से मुताल्लिक फैसला होना था, उस पर यह कहा गया कि उन पर यह पाबंदी लगाई जाएगी कि वो पार्टी के सरबराह की पोजीशन जो है
वो नहीं रख सकते अपने पास। और उसकी फिर वजह भी ये बताई गई क्योंकि उनके पास ऐसे ख़ास इख्तियारात हैं पार्टी हेड के तौर पर, जिसमें कई तरह के फ़ैसले हैं। वो वर्किंग कमेटी से मुतालिक भी है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुतालिक भी है, और अहम फ़ैसले पार्टी हेड करता है। इसलिए चूँकि नवाज़ शरीफ साहब नाअहल हो चुके हैं, वो मुस्लिम लीग नून के सदर की हैसियत से ओहदा नहीं संभाल सकते। ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं जिसको बुनियाद बनाया गया, और यही उनकी प्ली है कि डिप्टी स्पीकर ने इस बुनियाद पर फैसला किया। तो आइन में जो तशरीह है तो उसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हैं उसमें तो बज़ाहिर ये मिसाल कायम की गई कि पार्टी हेड ही ये फैसला कर सकता है कि किस उम्मीदवार को वोट देना है, किस उम्मीदवार को वोट नहीं देना। और कभी तहरीक इंसाफ के हवाले से कभी पार्लिमानी लीडर के फैसले का बताया भी नहीं गया। अली ज़फ़र साहब के इमरान खान साहब का फैसला अलग था, पार्लिमानी लीडर का फैसला अलग था, और पार्लिमानी लीडर के फैसले पर अमल हुआ। जी देखें, 2-3 सवाल आपने पूछे, मैं दोनों तीनों का जल्दी जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो आपने कहा कि पार्टी हेड बहुत अहम है। बिल्कुल, पार्टी हेड बहुत अहम है। पार्टी हेड मींस पार्टी का चेयरमैन है, और 99% ये होता है कि पार्टी हेड जो है उसको उसी की बात मानी जाती है। और पार्लियामेंट्री पार्टी हो या पॉलिटिकल पार्टी हो पार्लियामेंट के बाहर, वो पार्टी हेड की ही डायरेक्शन के नीचे चलती है। बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है। जिस तरह एक प्राइम मिनिस्टर है, उसकी काबीना है, हालांकि काबीना मेजॉरिटी में ओवर रूल कर सकती है प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन अमूमन हमने देखा है कि वो प्राइम मिनिस्टर की ही बात मान के आगे चलते हैं। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टी भी चलती है, और पार्टी हेड बहुत अहम है। लेकिन दूसरी बात, जब आप उसको आर्टिकल 63A को अंदर लेके आते हैं, तो उसमें आपको देखना पड़ता है कि आर्टिकल 63A में क्या पार्टी हेड को ये दी गई है अथॉरिटी कि वो फैसला करेगी किसको वोट देना है, या पार्लियामेंट्री पार्टी को। अगर उसमें पार्लियामेंट्री पार्टी को ये बनाया गया है हकदार, या उसको ये जिम्मेदारी दी गई है या हक दिया गया है कि वो फैसला करे, तो फिर उसका फैसला पार्टी हेड के फैसले से बालातर होगा। और जो पहली जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसमें यही कहा है। बाकी तो ठीक है, पार्टी हेड की जितनी इंपॉर्टेंस है वो तो अपनी जगह है, लेकिन 63A के बारे में जब बिलखुसूस बात की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इससे पहले फैसले में, जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का फैसला था, तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाजे कहा है कि ये जो पार्लियामेंट्री हेड है उसका ताल्लुक नहीं है इस फैसले 63A के फैसले के बारे में। ये हक पार्लियामेंट्री पार्टी का है, पार्लियामेंट्री पार्टी ने डायरेक्शन देना है। हाँ, एक बार पार्लियामेंट्री पार्टी डायरेक्शन दे दे और उसकी खिलाफ वर्जी हो जाए तो उसको इम्प्लीमेंट करना वो पार्टी हेड की जिम्मेदारी है, वो फिर पार्टी हेड ने करना है। तो पार्टी हेड को आप किसी तरह पार्टी से खत्म नहीं करते, उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। लेकिन हमने सिर्फ ये देखना है कि क्या 63A, जिसका मतलब ये है कि अगर 63A लागू हो गया तो एक तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और दूसरा आपको वोट नहीं काउंट होता, क्या उसका भी जो फैसला है वो पार्टी हेड ने करना है या पार्लियामेंट्री पार्टी ने करना है। उसको, इस चीज को फैसला करने के लिए बड़ी सिंपल सी बात है जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आप आर्टिकल 63A पढ़ लीजिए। आर्टिकल 63A में क्या लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री पार्टी ने ये डायरेक्शन देना है, या ये लिखा हुआ है कि ये पार्टी हेड ने देना है। अगर पार्टी हेड ने लिखा हुआ है तो मेरे पास कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई बहस की बात ही नहीं, फिर तो डिप्टी स्पीकर की जजमेंट जो है, फैसला जो है, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर ये नहीं लिखा हुआ तो फिर डिप्टी स्पीकर का जो फैसला है वो गैर आईनी फैसला है। ये इतनी सिंपल सी बात है और यही आज सुप्रीम कोर्ट पूछ रहे थे। बैरिस्टर ज़फ़र, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक साहब से भी इस हवाले से बात करेंगे। आज़म साहब, ऐसा लग रहा है बज़ाहिर कि सुप्रीम कोर्ट मुतमईन नहीं है डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी की रूलिंग से, और क्या ये इम्कान मौजूद है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही से समझा नहीं, या चौधरी शुजात के ख़त को समझने में उन्हें कोई गलती हुई? चूँकि जब पूछा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी के वकील से कि किस हिस्से पर इंतज़ार करते हुए रूलिंग दी गई है, तो उसका कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया गया सुप्रीम कोर्ट में आज एडवोकेट इरफान कादिर साहब की तरफ से। जी जुनैद साहब, उसकी बड़ी सिंपल रीज़न है कि जब 1 घंटे के नोटिस पे आप किसी वकील को टेलीफोनिकली रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरे वकील मुकर्रर हो जाएं और उन्हें वकालतनामा भिजवाएंगे और वो भागम भाग जाएंगे। आपको याद होगा कि आज तकरीबन 11:30-12 बजे तो ये खबर निकली है कि सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं उनको सुना जाए। उसके बाद जाहिर है उन तक इतला गई, उन्होंने इरफान कादर साहब से रब्ता किया होगा। हम खुद वकालत में रहे हैं, तो इरफान कादर साहब ने ये कहा कि ना उनके पास वो डिटेल्ड रूलिंग है, ना उनके पास वो पहला सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है,
ना उनके पास चौधरी शुजात साहब वाली चिट्ठी है। वो तो जाहिर है आधे एक घंटे के नोटिस पे आप क्या तैयारी केस की कर सकते हैं। उन्होंने टाइम मांगा, टाइम दे देना चाहिए था। जो अल्टीमेटली 2 घंटे के बाद किया गया वो पहले दे दिया जाता। तो मेरे ख्याल में जब ये सारे डॉक्यूमेंट सामने आएंगे और इरफान कादर साहब जब अच्छी तरह एक अपने क्लाइंट के साथ तफसीली मीटिंग करेंगे तो यकीनन इरफान कादर साहब बेहतर पोजीशन में होंगे अदालत की मुआवनत करने की कि आया रूलिंग देते वक्त उनके जहन में क्या क्या चीजें थी। आम तौर पे मेरा भी ये इम्प्रेशन है, मैं अब एक्टिव प्रैक्टिस में नहीं लेकिन सारी उम्र इसी प्रोफेशन में रहा हूँ, जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि डिसीजन खास तौर पे 2015 के एक डिसीजन, फिर 18 में दोबारा इसे देखा गया जी। फिर जो नवाज शरीफ साहब का मुस्लिम लीग नून की सदारत से हटाने वाला फैसला था वो भी, और फिर ये शॉर्ट ऑर्डर फिर इलेक्शन कमीशन का जो फैसला जिसके तहत 25 MPs को घर भेजा गया पाकिस्तान तरीके इंसाफ के और उससे अपील पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। इन सारों को इकट्ठा पड़े तो ये यही है जो इम्पोर्ट है कि पार्टी हेड जो है ही एंजॉयज एब्सोल्यूट पावर और उसी का इख्तियार है कि वो डायरेक्शन जारी करे। तो आजम साहब आपको जी आप मैं समझ गया आप चूंकि किन केसेस के हवाले की बुनियाद बता रहे हैं, आपको यकीन है कि डिप्टी स्पीकर के वकील और एडवोकेट जनरल पंजाब दिफा कर सकेंगे सुप्रीम कोर्ट में इस रूलिंग का? बिल्कुल यकीन है, बिल्कुल यकीन है। और अगर सुप्रीम कोर्ट तहम्मुल के साथ इस केस को सुने और अगर वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो डिमांड है और जिसे आज ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज ने भी दोहरा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट अगर 63A की तशरीह वाला जो रिव्यू है सुप्रीम कोर्ट बार का वो भी साथ लगा दे और इसे फुल कोर्ट में ले जाए ताकि तमाम जज साहबान इसे बड़ी एहतियात के साथ सुने। एक जज साहब की रिमूवल का मसला था काजी फायज ईसा साहब की, तो फुल कोर्ट बैठ गई थी। ये 12 करोड़ अवाम के सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की रिमूवल का मसला है, इलेक्शन और रिमूवल का। मेरे ख्याल में ये बहुत करीने इंसाफ होगा अगर इसमें भी ये मामला फुल कोर्ट में डील किया जाए। ये जो उंगलियां उठ रही हैं या जो बातें हो रही हैं या नकियों में जो इशारे किनारे में कहा जा रहा है ये सब बातें खत्म हो जाएंगी और फुल कोर्ट के किए हुए फैसले पे कोई आंख नहीं उठेगी, कोई आईब्रो रेस नहीं। बहुत शुक्रिया आजम नज़ीर तारड़ साहब प्रोग्राम में आपके वक्त के लिए। आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि पुरुमीद है कि सुप्रीम कोर्ट में दिफा कर सकेंगे डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि वजारत आला गहरे ख़तरे में है। हमजा शहबाज की एक आइनी बहरान पंजाब हुकूमत के हवाले से पंजाब की वजारत आला के हवाले से अब भी मौजूद है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर समात है और पीर तक की समात मुलतवी की गई है। ये आइनी बहरान किस रुख जाएगा, इसका क्या हल निकल सकेगा नहीं, हम अगले प्रोग्राम में भी इस पर बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।